नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बहुत ही स्पेशल वीडियो के बारे में बात करेंगे। जो वीडियो आपके 20 नंबर का बेसिक है, यानी आप बहुत सारे बच्चे जो गणित से डरते हैं, वो डरने का कारण कहीं ना कहीं ज्यामिति भी है। यानी जियोमेट्री वाला जो पार्ट है, यानी आपकी 10वीं से लगा के 14वीं प्रश्नावली तक जो आपके 20 नंबर की है, बहुत सारे बच्चे उसको पहले ही डरकर छोड़ देते हैं। उसका रीजन क्या है, पहले अपन इसका कारण जानेंगे, फिर अपन इसको पूरा डिटेल में बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में, बिल्कुल जीरो लेवल से। भले ही आपको 11वीं प्रश्नावली, 10वीं, 11वीं, 12वीं कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उस प्रश्नावली को समझने में। हालांकि अपन प्रश्नावली के सवाल डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर अपन बात करेंगे इसके बेसिक की, बिल्कुल जीरो से जीरो लेवल लगाकर जितने भी आपके सवाल के अंदर काम आने वाले तथ्य हैं वो सारे अपन बात करेंगे। क्योंकि आपके 20 नंबर क्या मायने रखते हैं आप जानते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो इस 20 नंबर की उम्मीद ही छोड़ दी है, यानी बाकी 60 नंबर में से उनमें लाने की उम्मीद रखते हैं, जिसमें से भी कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो भी छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर गणित से डरने का कारण कहीं ना कहीं जियोमेट्री भी है। तो इसको देखो अपन बात करेंगे बहुत ही आसान से तरीके से। तो देखो इसका कारण क्या है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको गणित नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 6 में से कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कमजोर रहने का, उसका पीछे रहने का कारण एक ही होता है, और वो कारण होता है आपका उसका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर मैं बात करूं आपको, अगर मैं कह देता हूं, मान लो आपको गिनती भी नहीं आती है और मैं आपको संख्या डाल के दे देता हूं, इनको जोड़ के बताइए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका बेसिक पता नहीं है। जब आपको गिनती ही नहीं आती, जब आपको नंबर ही नहीं आते तो आप ऐड कैसे कर पाएंगे? तो वही बात हर सब्जेक्ट में लागू होती है और वही बात मैथ में भी लागू होती है। ठीक है, तो आपको इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर अपना बेसिक क्लियर होता है तो निश्चित तौर पे किसी भी मकान की बात करें, अगर नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है। वही बात है, अपने को जियोमेट्री में इसकी नींव मजबूत करनी है ताकि इसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग है, यानी बड़े बड़े सवाल हैं, वो अपन आसानी से कर पाए। तो वीडियो लंबा होने वाला है जरूर, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, निश्चित तौर पे अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार वीडियो को देखिए, और 2 बार देखने के बाद में निश्चित तौर पे आपको 11वीं 10वीं ये प्रश्नावलियां आसानी से समझ में आने लग जाएगी, और फिर आपको सवाल की प्रैक्टिस करके उसमें 20 के 20 नंबर आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात दिमाग के अंदर रखनी है कि मैं ये जो प्रश्नावली है, सबसे पहले आप दिमाग से हटा दें कि मैं ये सीख नहीं पाऊंगा, मैं ये प्रश्नावली कर नहीं पाऊंगा। इन चीजों को आप दिमाग से साइड में हटा दें, और मुझे सीखना है और मैं ये सीख पाऊंगा अगर मैं अच्छी तरह मेहनत करूंगा तो। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और आपको दिमाग के अंदर रखना है, ये नई चीज है और आप जरूर सीख पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो देखो किस तरह से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से। पहले अपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो अपन गणित के अंदर बात करें तो गणित के अंदर एक बिंदु यानी एक पॉइंट कैसे बनाते हैं, ये एक बिंदु होता है। एक बिंदु रेखा के अंदर जहां पर अपन एक पॉइंट टच कर दिया, ये पेन टच कर दिया, ये एक बिंदु हो गया। ठीक है, कहीं भी आप टच करोगे वो क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे कुछ रेखा के बारे में या भुजा के बारे में। किसके बारे में? रेखा या भुजा के बारे में। क्या होती है रेखा? रेखा होती है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, जिसको अपन सरल रेखा कहते हैं। अगर ये सीधे देखो, मान लो ये कोई बिंदु O था, ये मैंने A और B बिंदु थे, इनको अगर सीधी रेखा में मिला दिया तो ये सरल रेखा कहलाएगी। सरल रेखा मतलब बिल्कुल सीधी रेखा होता है। ठीक है, तो सरल रेखा अपने को समझ में आ गया। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? सरल रेखा। तो ये है सरल रेखा। इसके बाद में अपन बात करेंगे रेखा के अंदर ही समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब 2 रेखाएं इस तरह से, 2 या 2 से ज्यादा, कितनी भी हो सकती है, जो आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करें। ये मैंने 2 लाइन खींची है, एक AB और एक CD। इस तरह से खींचिए, आप इसको आगे घुमाते लेते जाओ, खींचते जाओ। यहाँ पे लाइनें इतनी पूरी दूर, यहाँ पे कितनी, इधर भी खींच दो चाहे इधर भी खींच दो, कहीं भी आपस में क्रॉस नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो वो रेखा कहलाती है समांतर रेखा। 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ध्यान रखें। क्या है? 2 से ज्यादा भी हो सकती है समांतर रेखाएं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने इसको आगे बढ़ाया यहां से, तो ये कहीं भी आगे प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आप कितना ही आगे ले दो इसको, अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइनें खींची है तो ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये रेखा कहलाती है समांतर रेखा।
तो आपको इस तरह से समझना है। समांतर रेखा आपको समझ में आ गया। जब समांतर रेखा समझ में आ गया तो अपन बात करते हैं दूसरी प्रतिच्छेद रेखा। समांतर रेखा बिल्कुल सीधी रेखा होती है। प्रतिच्छेद मतलब जो आपस में कहीं ना कहीं टच करेगी, चाहे तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है या फिर आगे जाके कहीं प्रतिच्छेद करेगी। अगर मैंने दो लाइनें ऐसे खींच दी तो भी ये समांतर नहीं है। ये क्या है, इसको आगे बढ़ाओगे आप तो ये आगे, इसको बढ़ाओगे तो ये आगे प्रतिच्छेद कर दी, तो ये समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, ये प्रतिच्छेद रेखा है। समांतर रेखा आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, ए बी, ये दो लाइनें खींच के सी डी, इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखा है। समांतर रेखा लिखने का ये तरीका होता है। आप मुझे बताएंगे ये कौन सी रेखा है, समांतर है या प्रतिच्छेद? ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये तो प्रतिच्छेद रेखा होगी। ठीक है, तो ये है प्रतिच्छेद रेखा। इसके बाद में अपन बात करें तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? चाहे तो दो समांतर रेखा है, ठीक है, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है तो ये तिर्यक रेखा होगी। अगर दो समांतर नहीं है, इसको भी ये काटे तो भी ये तिर्यक रेखा है। ये क्या है? ये है तिर्यक रेखा। ये क्या है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, दो रेखाओं को तिरछी काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। तो ये चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद में अपने को इसके अंदर एक और चीज सीखना है, वो है, देखो इसको अपन सीखेंगे भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक, या उसको कह सकते हैं भुजा का अर्धक। अर्धक मतलब भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। मान लो कोई रेखा थी ये सीधी, ये कोई रेखा थी पी क्यू, ठीक है, इसको मैंने बीचों बीच में, एकदम बीच में से लाइन इस तरह से खींच दी, बिल्कुल बीच में से। ये जो बिंदु आया है वो, ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। किस तरह से? मान लो ये पहले 10 सेंटीमीटर थी, कितनी थी? यहां से यहां तक ये 10 थी। अब ये दो टुकड़े हो गए इसके 5-5 के, तो ये जो रेखा खींची है ना, ये कहलाता है इसका लंब समद्विभाजक, जो बीच में से इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला। और इसका अपन कोण देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? इसका लंब समद्विभाजक कहलाएगी, या इसका अर्धक कहलाएगी। भुजा का अर्धक या भुजा का लंब समद्विभाजक। तो ये अपने को भुजाओं के बारे में ध्यान रखना है। ये सबसे पहले एक बिंदु होता है जो अपने एक टच किया, एक बिंदु, दो रेखाओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ये क्या है? सरल रेखा। सरल रेखा। उसके बाद है समांतर रेखा, दो रेखाएं जो आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करे। उसके बाद प्रतिच्छेद रेखा, जो आपस में एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करे। ये कोई बिंदु ले लिया आपने P, जिसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद तिर्यक रेखा, दो रेखाओं को तिरछी काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये तो था रेखाओं के बारे में। अब अपन जानेंगे इसके बाद में कोण के बारे में। पहले अपने रेखा के बारे में जाना यहां पे, ठीक है, इसके बाद अपन जानेंगे कोण के बारे में। ठीक है, कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु से उभयनिष्ठ यानी इस तरह से झुकी हुई हो, जिनका एक बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो, और कहीं ना कहीं आपस में झुकी हुई है, तो इनके बीच में ये बनाता है कोण थीटा। ये क्या है? कोण है थीटा। तो इस तरह से आप इसका कोण बता सकते हैं, ये कोण है। अब कोण भी आप लोगों को पता है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को, समकोण 90 डिग्री कोण को। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, वो है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ध्यान रखना, जो इस तरह से बना होता है। कहीं भी आपको इस तरह से कोण बना के और साथ में यहां पे इस तरह से बता दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण है। कौन सा है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। कोण दो रेखाओं से मिलकर बनता है, कम से कम दो रेखाएं होती है, कोण तब बनता है। इसके बाद में देखो, एक ये तो हो गया 90 डिग्री, एक होता है सरल रेखिक युग्म कोण।
ये क्या चीज होता है रेखी क्यों, मतलब एक सीधी रेखा में देखो, एक सीधी रेखा है, यहां पे कौन बन रहा है, मान लो ये एक रेखा थी ए बी और ये बिंदु है पी, तो ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 180 का। कितना होता है, 180 का। तो ये है रेखिक कोण या सरल कोण जिसको कहते हैं। अब मैंने क्या किया, यहां से एक सीधी लाइन एक और खींची और उसको बीच में से इस तरह से एक कोण बना दिया, यहां पे ये ए बी सी और ये बिंदु पी था। तो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो दोनों कितना आएगा, अगर इस कोण को मानते हैं x, इसको मानते हैं y, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा, 180। क्यों, क्योंकि दोनों सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं। सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छी तरह आप ध्यान रखेंगे, 180 डिग्री सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसके बाद में अपने को और जानना है कोण के बारे में, तो इसके अंदर देखो अपन और देखेंगे, वो है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री। दो कोणों का योग हो 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। मान लो जैसे एक हो गया 30, एक हो गया 60, 30 और 60 जोड़ेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। 30 और 60 जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो ये हो गया पूरक कोण। जैसे मैंने लिया 45, 45, ये भी क्या है, पूरक कोण है। ठीक है, जब भी दो कोण, मान लो एक कोण x है एक y है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये क्या है, पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण है। वहीं पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो है समपूरक कोण। दूसरा कौन सा है, समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री होता है दो कोणों का। जैसे मान लो एक कोण है 120, तो दूसरा कितना होगा, 60 डिग्री का। ये दोनों हो गए पूरक, समपूरक कोण। मैंने एक बनाया 150, तो दूसरा कितना होगा, 30 का। मैंने 170 बनाया तो दूसरा कितना होगा, 10 का। इनको दोनों को जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यानी दो कोण है, मान लो पहला x है और दूसरा y है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो ये कहलाते हैं कौन से कोण, समपूरक कोण। पूरक कोण मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, और समपूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये चीजें आपने स्टार्ट की है कोण के बारे में यहां से, ठीक है। और यहां आपने पढ़ा रेखा के बारे में, तो आपको ये चीजें अच्छी तरह ध्यान रखनी है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अभी अपन कोण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कोण के बारे में और दो चीजें जानेंगे, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे ज्यादा यही अपने 10वीं 11वीं 12वीं प्रश्नावली में काम आते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्या है, देखो, एक तो नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, कोण का ही प्रकार है, ध्यान रखना। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख। अपने प्रतिच्छेद रेखा आपने पढ़ी थी, तो अब आपको पीछे वाली चीजें धीरे धीरे वापस काम में आने लग जाएगी। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। प्रतिच्छेद रेखा जब दो रेखाएं आपस में इस तरह से क्रॉस करें, किसी भी तरह से दो रेखाएं आपस में क्रॉस करें, किसी भी कोई भी रेखा, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें। ये मान लो रेखा थी ए बी और ये था सी डी, और ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर ये जो कोण बनेंगे आमने सामने के, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला ऊपर वाला कोण ये नीचे वाले कोण के बराबर होगा। अब कोण का नाम कैसे लिखते हैं वो भी आपको सीखना है। तो यहां लिखेंगे कोण, इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। ये जो नाम देना इधर वाला, इसको नाम देंगे तो क्या देंगे, ए, ये बिंदु है पी और ये डी, तो ए पी डी। देखो ए पी डी, पी जो बिंदु है उसके ऊपर कोण बन रहा है, तो ये बीच में रहना चाहिए। आप डी पी ए भी लिख सकते हैं, ए डी पी भी लिख सकते हैं। देखो ये भुजा काम में आ रही है, इसी के बराबर ये है, तो ये है कोण बी पी सी। इसके सामने का ये कोण है, इधर वाले के सामने ये कोण बराबर। और दूसरा है कोण
ये वाला APC बराबर है कोण B, कोण का चिन्ह लगाएंगे BPD, या अपन शॉर्ट में नाम दे दे इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 और इसको 4। तो अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। जब भी आपको ऐसी क्रॉस की आकृति बने तो अपन काम में लेंगे, वो कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये अपने समझा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। जब कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद में अगला इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो है एकांतर कोण। ठीक है, उसको अपन समझेंगे। एकांतर कोण कब बनते हैं? एकांतर कोण जब बनते हैं जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो और तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करे। इस तरह से ये दो रेखाएं हैं आपस में जा रही है, इस तरह से दोनों समांतर हैं। दोनों क्या है? समांतर। और इसको तिरछी रेखा इस तरह से काट रही है। ये रेखा है AB, ये CD, इसको एक रेखा PQ इस तरह से काट रही है। तो इस तरह से काटे, दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटे, तभी एकांतर कोण होते हैं। कौन से बराबर होते हैं? ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समझे? ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा और ये जो इधर वाला कोण है वो इस इधर वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं इसको। और ये वाला जो कोण है ये इधर वाले के बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण है। और ये जो कोण है, ठीक है, ये 3 लाइनें, तो इधर भी अपन 3 लाइनें बना देते हैं, 1 2 और 3, ये इसके बराबर होगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान रखेंगे एकांतर कोण कौन कौन से बराबर हैं। ठीक है, तो कोण 1 बराबर किसके होगा? ये देखो कोण 1, सॉरी, अपन पहले लेते हैं कोण को, इसको सबसे पहले कोण नंबर 4। 4 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। एकांतर कोण है। देखो, जब भी आपको बताया क्रॉस की आकृति बनेगी तो ये वाला कोण इसके बराबर, 4 बराबर 6। दूसरा देखो 3 बराबर किसके होगा? कोण 3 बराबर कोण 5। कोण 3 बराबर कोण 5, ये एकांतर कोण है। अब देखो 1 बराबर होगा, ये 1 बाहर का कोण है तो इधर भी बाहर का, कोण 7। और दूसरा है कोण 2 बराबर होगा कोण 8। कोण 2 बराबर कोण 8। ये एकांतर कोण है, ये अंदर के हैं, ये एकांतर कोण बाहर के हैं। एकांतर कोण है, ध्यान रखना, ये अंदर के और ये बाहर के। इसी आकृति में अपन बात करें संगत कोण की। इसी के अंदर संगत कोण मतलब किस तरह से बनते हैं? देखो मैं आपको बना के बताता हूं आकृति। इस तरह से दो समांतर रेखाएं, संगत कोण भी समांतर रेखा होते हैं। इस तरह से तिरछी रेखा काटें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। तो अपन इसी के नाम के अंदर से दे रहा हूं मैं। देखो कोण 3 बराबर कोण 7। ये देखो इस लाइन के ऊपर वाला कोण है, यहां भी इसके ऊपर वाला कोण है, 3 बराबर 7। और दूसरा है जो संगत कोण, वो है 4 बराबर किसके होगा? 8 के। कोण 4 बराबर कोण 8। उसके बाद में देखो 2 नीचे का कोण है तो ये 6 के बराबर, कोण 2 बराबर कोण 6। और लास्ट में है कोण 1 बराबर कोण 5। तो ये कौन से कोण है? ये है संगत कोण। संगत कोण में क्या होता है? ये वाला कोण देखो, लाइन खींचेंगे ना इधर से तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इधर वाला कोण, ये 2 लाइनें तो ये इसके बराबर होगा, 2 लाइनें इधर खींच दो। ये वाला कोण 3 लाइनें यहां खींच देते तो इधर भी 3 2 3। और ये जो बचा हुआ है 4 लाइनें यहां पर खींचेंगे तो ये 4 लाइनें इधर खींच दो, ये इसके बराबर। इस तरह से ये कोण बराबर होते हैं। ये कहलाते हैं कौन से? संगत कोण। और ये कौन से हैं? एकांतर कोण। ये आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। तीनों ही चीजें, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण, ये आपको अच्छी तरह याद है। ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपको ये चीजें समझने के लिए। अब आपको यहां पर एक चीज और समझ में आ रही है, क्या आप बता सकते हैं कोण 3 और 4 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा है, आपको मैंने बताया था सरल रेखा पर ये तिरछी रेखा काटे तो 3 और 4 को जोड़ने पर 180 डिग्री। कितना होता है? 180। वैसे ही ये भी सीधी रेखा है, अगर 3 और 2 को जोड़े तो भी 180 डिग्री। 1 और 2 को जोड़े नीचे वाले हैं, ये भी 180 डिग्री। तो ये कुछ चीजें आपको
पीछे वाली चीजें इस तरह से काम में आती रहेगी। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से, ये तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ये समान, ये शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण, बहुत अच्छी तरीके से। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये वास्तव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अपने पढ़ा कोण के बारे में। ये अभी तक अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? कोण के बारे में अपने पढ़ा। तो उम्मीद है कोण के बारे में और रेखा के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये तो थी देखो बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें। इसके बाद अपन थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यानी आपके जो 11वीं प्रश्नावली है, 10वीं प्रश्नावली है, उसके बारे में अपन उसके बेसिक की तरफ चलते हैं। तो बात करेंगे अपन त्रिभुज के बारे में। अगली जो बात करेंगे, वैसे तो वो बेसिक ही है, उस प्रश्नावली में से अभी तक कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन, ये बेसिक ही है। अपन जो अभी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? बेसिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई तो धीरे धीरे आगे की चीजें समझ में आती रहेगी। देखो वीडियो लंबा जरूर है, अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो ही आपको पूरा वीडियो देखने पर ही बेसिक सारा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर चीज दूसरे से रिलेट करती है, दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वो किस तरह से अपन आगे बात करते रहेंगे। तो इस समय अपन बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज के कुछ प्रकार। त्रिभुज के कुछ प्रकार आपको समझने हैं, कौन कौन से अपने काम में आएंगे, वो बहुत ज्यादा काम में आते हैं, वो समझना है। सबसे पहला है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान या बराबर तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे अपन समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। जैसे अपन चित्र बना के समझे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी चीज को अपन चित्र से समझेंगे तो एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसका अपन नाम दे सकते हैं ABC। ये समबाहु त्रिभुज है, तो आपको इस तरह से आप लाइनें खींचेंगे। इस लाइन का मतलब हुआ ये तीनों ही भुजा बराबर है। अगर मान लो इस त्रिभुज की एक भुजा अपन 5 माने और इसको समबाहु कहा है, तो तीनों ही भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होगी। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो। देखो नाम से याद रखना है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो या तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। साथ में ही इस तरह से आपको सुनना है, पूरा ध्यान वीडियो में लगाना है ताकि आप परिभाषाएं भी आसानी से याद कर सको। तो देखो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज में एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बिना कहीं आपको ध्यान रखना है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। वही कोण वही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। अब बनाने के लिए जरूरी नहीं आप इस तरह से बनाओ, आप इस तरह से भी बन सकता है त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर कई बार अपन क्या है, चित्र देख के इस तरह से डर जाते हैं कि ऐसा थोड़ी बन सकता है। अपने चित्र एक ही दिमाग में रहता है, इस तरह से सीधा बना हुआ। ये सारे ही समबाहु त्रिभुज हैं, बस अर्थ क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और उसमें अगर भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। इसके बाद में अपन दूसरा बात करें, वो है समद्विबाहु त्रिभुज। अब नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। अब आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो मैंने यहां पर एक चित्र बनाया इस तरह से, अगर मैंने इसको और इसको बराबर लगा दिया मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। आगे की बात इससे और ज्यादा आपको अच्छी तरह समझनी है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण। अपन कहेंगे यदि आपको कहा है AB बराबर AC है, इस तरह से अपन काम में लेंगे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है,
तो आप ये भी कहेंगे कि कोण बी बराबर कोण सी होगा। अगर कोई भी त्रिभुज आपका ऐसा कह दे कि जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये समद्विबाहु की शर्त है। अब कितने डिग्री के होंगे वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होंगे कितने, दोनों बराबर। कभी कभी आपको इसका उल्टा भी कह देता है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हैं तो इसका मतलब दो भुजाएं भी बराबर होगी, कोणों के सामने की भुजा भी बराबर होगी। अब अपने दिमाग में सिर्फ यही चित्र रहता है, तो दूसरा और बना के देखते हैं। ये देखो, आपको कह दिया ये और ये भुजा, अब ये और ये भुजा बराबर है तो इसका मतलब इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं ए बी सी, अगर मैंने कहा ए सी बराबर बी सी है तो कोण ए और बी बराबर होंगे, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कह देता कि इस बार ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है, तो कोण के सामने की भुजा इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा भी बराबर होती है। अगर कोण बराबर दे दिया तो भुजा बराबर होगी उसके सामने की, और अगर भुजा बराबर दे रखी है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और अगर आपको कोण बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो इस तरह से सारे दिमाग में आपके चित्र रहने चाहिए, किसी भी तरह से इसको उल्टा बना दे चित्र को, इस तरह से कैसा भी बना दे, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज ही रहेगा, इसको चाहे कैसे ही घुमा दो। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार जो इसके अंदर देखेंगे वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं और कोण समान हो, तीनों भुजाएं व कोण समान हो। कुछ भी हो सकता है, तीनों भुजाएं कोण कुछ भी हो सकते हैं, कोण भी और भुजा भी। तो जैसे अपने त्रिभुज बनाए, ये मान लो 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो तीनों भुजाएं अलग अलग, इसका मतलब कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ध्यान रखना, अगर भुजा अलग अलग है तो कोण भी अलग अलग होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक मैं चौथा प्रकार यहाँ पे और बता रहा हूं, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चौथा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसका चित्र मैंने यहां बनाया है। ठीक है, इसके बाद में मैं चौथा प्रकार समझा रहा हूं, वो आपको ध्यान देना है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज। कौन सा है चौथा प्रकार, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना, सिर्फ एक कोण। सम का मतलब समान नहीं है, यहाँ पे सम का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण हो। किस तरह से त्रिभुज बनता है, त्रिभुज का चित्र कुछ इस तरह से होता है। एक कोण आपको इस तरह से दे देगा, तो ये कोण कौन सा हो गया, ये समकोण हो गया अपने आप ही, 90 डिग्री का कोण। ये कोण क्या हो गया, समकोण। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। समकोण 90 डिग्री के सामने की भुजा, अगर त्रिभुज की बात करें तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा और हमेशा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और इसको अपन आधार और इसको अपन लंब के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि समकोण कितने डिग्री कोण को कहते थे, 90 डिग्री को। तो पीछे वाली चीज काम में। अब आपको ये ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्रमेय भी बहुत ज्यादा काम में आती है, ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो अपने चार त्रिभुज के प्रकार देखिए कौन कौन सा। पहला था समबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर तीनों भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, वो समबाहु त्रिभुज। दूसरा देखो समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो उसके सामने के, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब तीनों ही भुजा और कोण अलग अलग होते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। अब इसका जो चित्र बनाए वो समकोण त्रिभुज ये भी है, ध्यान रखना, ये बना दिया, ये भी है, ध्यान रखना, ये भी समकोण त्रिभुज है। अगर आपको इस तरह से दे दे तब भी आपको ये एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ध्यान रखना। ऐसा त्रिभुज जहां पे बाकी सारे कोण अपन किस तरह से बनाते हैं? इस तरह से गोल दर्शाते हैं। अगर आपको इस तरह से दर्शा दिया इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। जैसे इसके सामने की ये भुजा कर्ण है, इसके सामने की ये भुजा कर्ण है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, और ये चीजें आपको समझ में आ गई तो अपन आगे की बात और करेंगे त्रिभुज के अंदर ही। ठीक है, तो त्रिभुज की ये चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए। ये आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार के बाद में अपन देखते हैं त्रिभुज का एक नियम भी है, जो अपने आम तो वैसे छठी सातवीं किताब में अपन देख लेते हैं, छठी अपनी कक्षा में भी गणित में ये दिया हुआ है नियम, उस नियम को अपन पढ़ते हैं। क्या नियम है कि त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अपन इसको नियम को इस तरह से समझेंगे चित्र से। अगर ये है ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। देखो आपको कहे कोई दो भुजा जोड़ो, जैसे मान लो मैंने ए बी प्लस बी सी, ये और बी सी ये जोड़ा तो ये ए सी से बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। अब कोई भी दो जोड़ लो, चाहे ए बी प्लस ए सी जोड़ लो, ए बी और ए सी, तो तीसरी भुजा कौन सी बची? बी सी से बड़ा होगा इनका योग। या फिर तीसरा ऐसे जोड़ लो, बी सी प्लस ए सी, तो ये किससे बड़ा होगा? ABC। अच्छी तरह ध्यान रखें, कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ये नियम जरूर लगेगा, भुजा का नियम। कोई से भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, ये नियम जरूर लगेगा। अब उदाहरण के तौर पे समझे तो देखो, अगर मान लो किसी त्रिभुज के अंदर आपको तीन भुजाएं दे रखी है, मान लो एक दे रखी है 5 8, एक दे रखी है 5, एक 4 और एक 7। क्या इनको जोड़ के देखते हैं? तो देखो 5 और 4 जोड़ो, क्या ये 7 से बड़ा है? 5 और 4 9, 7 से बड़ा होता है। दूसरा देखो, मैंने 4 और 7 जोड़ के देखा, 4 प्लस 7, ये बड़ा है 5 से। 4 और 7 जोड़ा तो 5 से बड़ा, 4 और 7 11 होते हैं, बड़ा है। अब 5 और 7 जोड़ के देखते हैं, क्या ये 4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो ये त्रिभुज बन सकता है। कई बार ऐसा दे देते हैं, देखो इसके उदाहरण में अपन एक और संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिया 8 3 और 2। अब इसको देखते हैं, 8 और 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 8 प्लस 3 11, ये 2 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा देखो मैंने जोड़ा 3 और 2 5, क्या ये 8 से बड़ा है? क्या नहीं है। देखो यहाँ पे 3 और 2 5 होता है, 8 से बड़ा नहीं है। और तीसरा देखो 2 और 8, 8 प्लस 2, ये 3 से बड़ा है। ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये नहीं लग रहा। ये त्रिभुज बनाना ही पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है ये? अगर आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, एक 3 की खींचती, एक 2 की, इतनी दूर पहुंचेगा, पूरा पहुंचेगा ही नहीं, तो त्रिभुज पूरा कंप्लीट होगा ही नहीं। तो त्रिभुज का नियम क्या है कि जिस त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वही त्रिभुज क्या है? त्रिभुज होता है। अगर ऐसा नियम नहीं लग रहा, इसका मतलब वो त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं है बनाना। तो ये नियम आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन एक चीज और जानेंगे, वो अपन त्रिभुज के कोण से संबंधित है। किससे? त्रिभुज के कोण से संबंधित। ठीक है, अगर मान लो मैं इस लाइन को ये बढ़ा देता हूं तो ये बन जाता है एक और बाहर कोण। ये इसका अंदर का कोण, ये अंदर का कोण। ठीक है, इसको मैंने कह दिया नंबर 1 कोण, ये नंबर 2 कोण और ये नंबर 3 कोण, और ये जो बाहर है इसको मैंने कह दिया नंबर 4 कोण। बात ध्यान से समझना, त्रिभुज के अंदर एक बाह्य कोण
सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण, एक बाह्य कोण सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे यहां पर जो कोण लिया है 4, अब 4 नंबर कोण के सामने का कौन सा, अंदर के दो कोण, एक 1 है और एक 2 है, तो 1 + 2 के बराबर होगा। कोई सा भी ऐसा नियम आ जाए, अगर मान लो इसको आप बढ़ा देते हैं यहां पे, तो ये बाहर का कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर, यानी त्रिभुज का एक बाह्य कोण। और समझते हैं, देखो जैसे मान लो ये आपने इस तरह से लिया, इसको बढ़ा दिया आगे, अब ये कोण किसके बराबर होगा, इसके सामने का अंदर का ये कोण और एक अंदर का ये कोण, इसके बराबर। इसके अंदर वाले, जस्ट इसके अंदर वाले के बराबर नहीं, बाकी बचे हुए दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग अंतः कोण के योग के बराबर होता है। और एक बात इसके अंदर दूसरी और ध्यान रखनी है कि बाह्य कोण प्लस अंतः कोण, वही बाह्य कोण और वही अंतः कोण जोड़ने पर 180 डिग्री। कैसे, इसको समझते हैं। ये कोण 3 और 4, कोण 4 प्लस कोण 3 180 डिग्री होगा। अगर आपके बाहर का कोण दे दे ये, और आपको अंदर से पूछे कि आपको ये बता दिया कि भैया ये जो कोण है वो 120 डिग्री का है, तो आप अंदर वाला बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो अंदर के कोण की जगह आप कोण 3 रहने दो, प्लस उसकी जगह 120 लिख दो, बराबर 180। अब 120 को इधर लेके जाएंगे तो कोण 3 बराबर 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी अंदर का कोण आप इस तरह से पता कर सकते हो। तो आपको ये चीजें कभी भी आपको दे दे, एक अंदर का कोण बाहर का कोण ध्यान रखना है सामने वाले दो अंदर कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा ये ध्यान रखना है, ये अंदर का और ये बाहर का कोण जैसे इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये वाला और ये इन दोनों को जोड़ें 1 और 5 को तो भी 180 डिग्री, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये 6 और 2 जोड़ें तो ये भी 180 डिग्री। तो ये 5 नंबर कोण किसके बराबर होगा? 2 और 3 के बराबर, अंदर वाले दोनों सामने। 6 नंबर किसके बराबर होगा? 1 और 3 के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाह्य कोण अंदर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर रखनी है, ये ए बी सी, ये कोण बना, ये कोण बना, ये कोण बना। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। इसको कोण 1 कहें, इसको 2 कहें, या इसको 3 कहें, या एबीसी कह देते हैं, कोण एबीसी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ध्यान रखना, ये बात तो बहुत ज्यादा काम में आएगी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आपको यहां काम कैसे आएगा? देखो कई बार आपको क्या करता है, इस तरह से आपको कंफ्यूज कर देता है कि ये मान लो 50 है और ये 70 है, तो बताओ तीसरा कोण। तो अपने को पता है तीनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो 50 और 70 कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। और होना कितना चाहिए? 180। तो कितना और जोड़ेंगे? तो 60 और जोड़ दो। अब तीनों को जोड़ के देख लो, अगर 180 नहीं आ रहा इसका मतलब वो त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं है। तीनों कोणों का योग हमेशा और हमेशा त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री होता है। तो ये बातें आपको त्रिभुज में और ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज का एक बाह्य कोण सामने के दो कोणों के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, और त्रिभुज का एक बाह्य कोण और वही का अंतर कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंदर भुजाओं का नियम, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये भी बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा काम में आएगी। अच्छी तरह इसको करना है। आप इसको लिख सकते हैं या इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो त्रिभुज को समझने के बाद में अब अपन समझते हैं चतुर्भुज के बारे में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है आपके, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता चतुर्भुज के प्रकार किस तरह से हैं, किस तरह से उसको क्या क्या नियम होते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसलिए इसको वर्ग कहा जाता है। तो देखो समझते हैं। तो सबसे पहले अपन जो समझेंगे चतुर्भुज का प्रकार, वो समझेंगे वर्ग को।
अब ये जो चीजें हैं ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, सिर्फ यहां नहीं है, आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी। आगे का मतलब 9वीं प्रश्नावली में भी काम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्नावली, और साथ में ही आपको कहीं ना कहीं 16वीं प्रश्नावली में भी मदद करती है। तो समझते हैं वर्ग होता क्या है। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर हो। क्या हो, अपन चित्र इस तरह से बनाएं तो चित्र के अंदर देखो इस तरह से ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हो, चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे नाम दिया इसको ए बी सी डी। पहली बात क्या है, शर्त इसकी, चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं समान। ठीक है, दूसरी शर्त इसकी ये है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक कोण नंबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा समांतर भी होती है, ध्यान रखना, आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है, ये दोनों समांतर भी हैं। ठीक है, ये और भुजा और ये भुजा समांतर भी हैं और चारों बराबर तो है ही हैं। इसके बाद इसकी तीसरी शर्त है, विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये जो विकर्ण है आप खींचोगे AC और ये जो खींचोगे BD, चार दोनों विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर। और इसकी चौथी बात लिखनी है, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अब आपको लंब समद्विभाजित पहले सिखाया था। ऐसी रेखा, ये जो रेखा है ये एक ऐसी रेखा है, ये BD अपन खींचेंगे तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, ये और ये बराबर भाग, और साथ में इसके साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। साथ में क्या है, 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो वो जो ऐसी आकृति होती है उसको अपन कहते हैं, देखो एक विकर्ण खींचा, ये विकर्ण है, दूसरा विकर्ण इस तरह से खींचा कि इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, और ये जो पहले वाला विकर्ण था ये भी खुद दो भागों में इससे बंट गया। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसके अंदर ये चारों नियम लगे और समांतर भुजाएं आपस में समांतर होती है, आमने सामने की, ये ध्यान रखना। दूसरी जो आकृति है वो है समचतुर्भुज। अब देखो आपको दिक्कत ये कर रहा है कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्यों करवा रहे हैं। देखो आपको मैंने कहा है अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये चीजें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। आपको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करते और सब एक बार देखने में, ऐसा सुनने में भी हो जाता, फिर सारे ही आपको पता है गणित में 100 में से 100 नंबर ले आते। नंबर वही ला सकता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। ठीक है, तो इसको अपन आगे करते हैं। तो देखो इसको आगे करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनता है। इसका नाम देते हैं ABCD, जिसकी भी चारों भुजाएं तो बराबर होती है। पहली शर्त तो यही है, चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान। दूसरा क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, यहां पर लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण का मतलब होता है इसके सामने का ये कोण बराबर होगा आमने सामने का, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर मतलब आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा है विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो क्या होंगे, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये विकर्ण आपने AC खींचा, ठीक है, अब जैसे ये BD खींचेंगे ना तो इसने इसके दो बराबर भाग कर दिए, और ये जैसे ही आपने BD खींच रखा है, मान लो पहले BD खींचा और AC खींचेंगे तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो समझ में आ गया, यानी ये मान लो 10 सेंटीमीटर था तो ये 5 और ये 5,
ये मान लो 6 सेंटीमीटर था तो ये वाला 3 और ये वाला 3। यानी विकर्ण बराबर नहीं होते, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। ये सारों के साथ 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, और वो एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटेंगे। तो ये आपको इसका समझ में आ गया होगा दूसरा। इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा जो प्रकार है आयत। तीसरा प्रकार कौन सा है? आयत। अब आयत का चित्र अपन बना लेते हैं, किस तरह से बनेगा। इसमें भी देखो भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। तो यहां पर अपन इसका नाम किस तरह से करेंगे? ए बी सी डी। यहां पर अपन इसकी शर्तें लिख रहे हैं। पहला है सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। पहली शर्त ये, समांतर तो होती है, सम्मुख भुजा बराबर। दूसरा देखो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के अंदर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और तीसरा लिखेंगे विकर्ण बराबर होते हैं। और चौथा लिखेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब होता है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, लेकिन सिर्फ समद्विभाजित मतलब होता है 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको मिलाना है। तो ये बराबर बराबर दो विकर्ण हो गए, दोनों विकर्ण बराबर थे। अब इसका ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला बराबर है, यानी इसके आधे आधे भाग भी क्या हो गए? बराबर हो गए। चौथा जो प्रकार देखेंगे वो है समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चारों शर्तें लिख लेते हैं। सबसे पहले सम्मुख भुजा बराबर, दूसरा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना। सम्मुख कोण क्या होते हैं? देखो, ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, वैसे ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है। इसके बाद में तीसरा लिखना है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ये जो विकर्ण है, और जैसे ही दूसरा विकर्ण खींचेंगे, ये पहले वाले को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया और ये खुद भी दो बराबर भागों में बंट गया। विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद है पांचवा, जो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? इस तरह का चित्र होता है समलंब चतुर्भुज। आप किसी भी तरह का चित्र बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी तरह का बनाओ। इसको समझते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखो, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? पहली शर्त तो ये है, कोई दो भुजाएं या भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा,
ये दो ही आपस में समांतर होती है, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये इधर वाली समांतर नहीं, इधर को आगे बढ़ाओगे तो आपस में प्रतिच्छेद कर जाएगी। तो ये जो पहला देखो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये में तो आपस में आप सारी भुजाएं समांतर है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ दो ही भुजाएं समांतर है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखो इसकी बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की। क्या इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं? क्या इसको, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना, क्या इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं? तो इसके अंदर समचतुर्भुज की शर्तें लागू होनी चाहिए। अगर जो शर्तें अपने लिख रखी है वो लागू होती है तो इसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। किस तरह से? देखो पहला, देखो इसके अंदर चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, चारों भुजा समान है, पहली शर्त लागू है। इसको समचतुर्भुज कहना है, जो कहना है उसकी शर्तें लगानी है। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो आमने सामने का कोण 90 डिग्री का ही होगा। देखो सारे कोण बराबर हैं तो आमने सामने के भी बराबर होंगे। तीसरा, देखो विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर कोणों में बांटते हैं, तो ये भी तीसरी भी बात सही है। यानी इसको आप समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। ये वर्ग भी है, ये समचतुर्भुज। क्या इसको आयत कह सकते हैं? देखते हैं आयत की शर्त लगती है क्या। देखो आयत में क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने की तो बराबर ही है। ये 5, ये 5, ये 5, तो पहली बात बिल्कुल सही। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो इसके अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो दूसरी बात भी सत्य है। तीसरा, विकर्ण बराबर, तो इसके अंदर विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और चौथा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाँ, विकर्ण एक दूसरे को बराबर, ये लिखा हुआ है ना, लंब समद्विभाजित, समद्विभाजित तो कर ही रहे, लंब समद्विभाजित मतलब 90 डिग्री का कोण भी बना रहे, तो जरूरी नहीं है कि ये भी 90 डिग्री कोण बनाए तब बराबर होगा। इसका मतलब है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटने चाहिए, तो बराबर दूरी पर काटते हैं, तो इसको आयत भी कह सकते हैं। इसी तरह इसके भी नियम इसके अंदर लागू होते हैं, तो इसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं और इसको समलंब भी कह सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर अब ध्यान से समझेंगे आप, क्या इसको वर्ग कह सकते हैं? बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। वर्ग कहना है मतलब वर्ग की शर्तें इसके अंदर लागू होनी चाहिए। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। पहली शर्त देखो बिल्कुल सही रह रही है, चारों भुजाएं। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं लागू हो रहा, एक भी बात नहीं लागू होती है, मतलब इसको ये नहीं कह सकते, इसको वर्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्ग की सारी शर्तें इसके अंदर लागू नहीं होती है। तो देखो, क्या समचतुर्भुज को आयत कह सकते हैं? इसको आयत कह सकते हैं, तो आयत की सारी शर्तें लगा के देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहली शर्त है सम्मुख भुजाएं बराबर, तो बिल्कुल सही बात है। जब चारों भुजा, देखो ये एक बार के लिए लिख लेते हैं, 5, 5, 5 और 5, क्या आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है? ये 5, ये 5 बराबर, ये 5, ये 5 बराबर, तो चारों भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की तो भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो पहली शर्त। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसके अंदर भैया ये शर्त लागू नहीं हो रही है, यानी आपने ये नहीं कहीं कहा है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये शर्त नहीं लग रही। तो आपको मैंने कहा एक भी शर्त अगर नहीं लगे तो वो आयत, मतलब वो दूसरा त्रिभुज नहीं हो सकता उस प्रकार का। यानी ये जो समचतुर्भुज है इसको अपन आयत नहीं कह सकते, इसको आयत नहीं कह सकते। इसके बाद में बात करते हैं आयत की। क्या इसको वर्ग कह सकते हैं आयत को? तो सबसे पहली, चारों भुजाएं बराबर, और यहां पर सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों नहीं, तो पहली शर्त नहीं है, तो मतलब इसको वर्ग नहीं कह सकते। क्या इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्या? तो समांतर चतुर्भुज के नियम लगा के देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ये कह रहा है, पहला नियम है भुजाएं बराबर होनी चाहिए, सम्मुख भुजा, तो बराबर है। दूसरा, देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सॉरी इसका नियम लगाना है, तो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो सम्मुख यानी आमने सामने कोण, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। जब चारों कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने के कोण तो बराबर होंगे ही। ठीक है, आपको कह दी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों कोण 90 90 के, तो ये कोण और ये कोण 90 90 के, ये भी आमने सामने के बराबर, दूसरी शर्त भी लागू। तीसरा, देखो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, ये देखो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, तो ये भी नियम लागू हो रहा है, तो इसको अपन समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी चतुर्भुज को दूसरा प्रकार का चतुर्भुज में कहना है अगर कोई, तो आपको उसके नियम लगा के देखने हैं। ये बातें जो नियम लिखे हुए ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये लिखनी है आपको कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? क्या आपको पता है?
360 डिग्री होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी अंदर के चार कोण ये चारों जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है। तो अपने सीखा वर्ग किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, समांतर। ये मैंने ऐसे ही लिख रहा है, इन दोनों में आपस में संबंध होता है। सिर्फ ये बात है कि इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बाकी सारी शर्तें इसके अंदर लागू होती है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बाकी सारी शर्तें। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसमें सम्मुख कोण बराबर, ये भी एक जैसे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण चतुर्भुज है ये, 11वीं प्रश्नावली में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर दो भुजाओं का युग्म यानी दो भुजाएं मिलकर कोई दो भुजाएं समांतर। ऐसा नहीं, आप ऐसा भी बना सकते हैं, ध्यान रखें। अब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तब भी ये समलंब है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। अपने दिमाग में क्या होता है, एक्चुअल में अपन जो चीज बार बार देखते हैं ना, वही अपने दिमाग में छप जाता है, और दूसरी चीजें को अपन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा त्रिभुज हो, इसको ऐसे घुमा दो तो भी रहेगा, आयत को चाहे वर्ग को कैसे घुमा दो वो वर्ग ही रहेगा। अगर आप इस वर्ग को इस तरह से बना देते हो तब भी ये वर्ग रहेगा। इसकी चारों भुजाएं अगर बराबर है तो ये वर्ग रहेगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो वर्ग रहेगा। तो आकृति को घुमाने पर अपना दिमाग नहीं घूमना चाहिए, दिमाग में वही चीज छप जानी चाहिए जो अपने नियम पढ़े हैं, वो फटाक से नियम अपने याद आने चाहिए, और वो आकृति अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि ये कौन सी आकृति है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज के बारे में आपको लगभग चीजें समझ में आ गई होगी। इन चीजों को आप अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अब अपन देखते हैं वर्त के बारे में। तो वर्त के पर आपकी 12वीं और 13वीं प्रश्नावली आधारित है, तो वर्त को भी समझना बहुत ही जरूरी है, इसके बेसिक को समझना। तो देखो वर्त होता क्या है, जब अपन इस प्रकार की गोल आकृति बना देते हैं तो ये कहलाता है वर्त। ठीक है, अब देखो वर्त अपन कैसे बनाते हैं, प्रकार को ऐसे रख के घुमाते हैं, तो जहां पर प्रकार रखा होता है वो कहलाता है वर्त का केंद्र। क्या कहलाता है? वर्त का केंद्र। ठीक है, और अगर वर्त को इतना सा टुकड़ा अगर काट दें, मान लो कांच की चूड़ी है और इतना सा टुकड़ा अलग हो गया है, तो ये जो टुकड़ा इतना सा अलग हुआ है, ये जो इतना सा टुकड़ा है, ये कहलाता है वर्त का चाप। क्या कहलाता है? वर्त का चाप। यहां से यहां तक का ये वर्त का चाप कहलाता है। अच्छी तरह बात समझते जाएं। इसके बाद में अपन बात करें तो एक वर्त के अंदर अगर मान लो दो बिंदु परिधि को टच करने वाली एक लाइन खींचे इस तरह से, ये परिधि को इस भाग पर और इस भाग पर दोनों पर टच कर रही है, तो ये वर्त की कहलाती है जीवा। आप कैसे भी खींच दो, इसको ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये सारी क्या है? वर्त की परिधि को दोनों तरफ टच करनी चाहिए, ये सारी जीवाएं होती है। क्या होती है? जीवाएं होती है। तो ये है वर्त की जीवा। इसी तरह अगर वर्त की एक जीवा और खींचे, अगर कोई जीवा वर्त की इस तरह से खींचे, जीवा किसे कहते हैं? जो वर्त की परिधि को दोनों तरफ टच करे। यानी अगर कोई जीवा केंद्र से खींच देते हैं, ये केंद्र O है, यहां से अगर कोई जीवा आपने ए बी खींच दी तो इस जीवा का है तो ये भी जीवा, लेकिन इसका स्पेशल नाम हो जाता है व्यास। जैसे अपने कोण के अंदर पढ़ा था, जैसे 30 डिग्री का कोण, 45 का, 60 का ऐसे होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता तो वो कोण ही है, लेकिन उसका स्पेशल नाम दे देते हैं समकोण। उसी तरह ये भी जीवा है सारी, लेकिन जो जीवा केंद्र से गुजरती है उसको अपन व्यास कहते हैं। वर्त के केंद्र से दोनों तरफ परिधि को टच करे वो कहलाता है उसका व्यास। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब वर्त का ये वाला जो भाग है अंदर वाला, ये कहलाता है अभ्यंतर भाग, और बाहर वाला भाग है ये कहलाता है बहिर्भाग। अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। एक चीज और है लास्ट में, वो आपको ध्यान रखनी है। ये वर्त है, ये इसका केंद्र है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा देखो दोनों तरफ टच नहीं कर रही है, सिर्फ एक तरफ से परिधि को टच कर रही है, एक तरफ से केंद्र को। तो ये जो भुजा होती है इसका नाम क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। आप वर्त में कितनी भी चाहे त्रिज्या खींच सकते हैं,
ये केंद्र है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सारी त्रिज्याएं हैं। और एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये सभी त्रिज्याएं कितनी भी खींचो, व्यास खींचो वो भी बराबर, लेकिन जीवा अलग अलग हो सकती है। जीवा छोटी बड़ी हो सकती है, व्यास बराबर होते हैं एक त्रिभुज के अंदर कितने भी हो आप खींच सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, यहां से भी एक व्यास खींच सकते हैं, ये भी इसका व्यास है। तो एक त्रिभुज के अंदर कितने भी व्यासों बराबर होते हैं, एक त्रिभुज के अंदर कितनी भी त्रिज्या हो, अगर मान लो एक त्रिज्या 3 है तो सारी 3 सेंटीमीटर ही होगी, तो एक त्रिभुज की त्रिज्या भी बराबर होती है। अब अपने को सीखना है, अगर मान लो किसी वृत्त को एक बिंदु को टच करते हुए ऐसे एक लाइन खींचे, यानी वृत्त को सिर्फ टच करते हुए जाए, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ये XY स्पर्श रेखा होगी। और इसी तरह वृत्त के अंदर से अगर मान लो ये रेखा गुजर जाए इस तरह से, तो इसका नाम हो जाता है छेदन रेखा। क्या हो जाता है? छेदन रेखा। इस तरह से आपको क्या करना है, वृत्त की बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये वृत्त के बारे में भी आपको ये चीजें अच्छी तरह ध्यान रखनी चाहिए। त्रिज्या का और ये जीवा का, चाप का, इनका आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रहना चाहिए। आपको देखो सवाल में कई बार इस तरह से कह देता है, एक चाप द्वारा या त्रिज्या द्वारा या जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये केंद्र है तो इस तरह से कोण बनेगा, ये इसके द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है। तो आपको ये कुछ चीजें थी बेसिक, कंप्लीट नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ा सा और रह गया, जिसमें अपन त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वो अपन पढ़ेंगे इसके एक और बेसिक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।